अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैच नंबर 40 क्लास नंबर 9। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आरएसआई पे है। अच्छा जी, आरएसआई क्या चीज़ होती है, कैसे आपने इसको यूज़ करना है, उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लें। आरएसआई एक ऑसिलेटर है। इसकी फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अच्छा, जो चीज़ें हम कुछ हेल्पिंग टूल्स यूज़ करते हैं या कोई ऐसा इंडिकेटर जो हम यूज़ करते हैं अपनी ट्रेडिंग में वॉल्यूम के साथ, वो दो ही चीज़ें हैं जो मोस्टली यूज़ होती हैं। उनमें से एक ये है आरएसआई। ठीक है, ये कैसे ओपन करना है आपको मैं बता देता हूँ, उसकी सेटिंग्स क्या होती हैं वो भी बता देता हूँ। और दूसरी चीज़ जो यूज़ करते हैं वो मूविंग एवरेजेस है। तो आज आपको आरएसआई के बारे में और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इंशाल्लाह मूविंग एवरेजेस के बारे में आपको मैं समझा दूंगा। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आप वॉल्यूम के साथ अगर आप इनको मर्ज कर लेते हैं, स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखते हैं, स्ट्रक्चर तो आपको डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन में आपने ट्रेड लेनी है। अच्छा, उसके बाद आपको अब जो पिछली क्लासेस में एक डिटेल से चीज़ बढ़ाई है वो आपको पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका बताया कि अगर बुलिश ट्रेंड है तो आपने याद रखना है कि आपका पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने अभी तक पढ़ा है वो ये है। किसी भी रेजिस्टेंस को जब प्राइस ब्रेक करेगी तो वो एज अ सपोर्ट काम करेगी, इस जगह को हम ब्रेकर ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, उसकी शर्त क्या होती है, शर्त चलें ब्रेकर ब्लॉक की मैं आपको एक हल्की सी बता देता हूँ। जैसे प्राइसेस अगर ऊपर जा रही हैं, ठीक है जी, ऊपर प्राइसेस जा रही हैं, यहाँ पे आखिरी ये बाय की कैंडल बन गई। ठीक है जी, बाय की कैंडल को प्राइस ने डाउन साइड ब्रेक कर दिया, एनगल्फिंग हो गई। ठीक है जी, अब प्राइस दोबारा यहाँ से ऊपर आती है, एक वेव लगाती है और इसको इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर जाती है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक बना था ना, अभी आपने पढ़ा नहीं है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल से नहीं बता रहा, बैच 39 वाले देख लें कि ये इसका ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। ऑर्डर ब्लॉक अब अव्वल तो वैलिड ही नहीं हुआ था, दूसरा ये ब्रेक भी हो गया। फिर जब प्राइस दोबारा रिट्रेसमेंट पे आती है इसी जोन पे रिट्रेसमेंट में आती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये इसका ब्रेकर ब्लॉक है। पहले ये ऑर्डर ब्लॉक था, जाहिर है इसने काम नहीं किया, इसने फेल करके ऊपर चलेगी, तो अब ये ब्रेकर ब्लॉक के तौर पे काम करेगा। ये बैच 39 के लिए हो गया। जो बैच 40 है, आपने अभी ऑर्डर ब्लॉक नहीं पढ़ा, तो आपके लिए बस इतनी बात समझने की है कि ये एक रेजिस्टेंस थी, जब प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नीचे आती है तो वो यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करती है या सपोर्ट लेती है। तो ये आपका पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये इसको आपने याद रखना है कि ट्रेडिंग में जो आपने पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे सीखा है वो ये है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको मैंने ये बताया था कि मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस आपको या मल्टीपल कंफर्मेशंस आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। इसमें आपको पहली कंफर्मेशन क्या बताई थी कि रेजिस्टेंस है, जब ये ब्रेक होती है तो एज अ सपोर्ट काम करती है, ये पहली कंफर्मेशन आ गई। उसके बाद आपको ये बताया था कि जो इम्पल्स वेव होती है उस पर आप फिबोनाची अप्लाई कर सकते हैं, जब आप फिबोनाची अप्लाई करेंगे इसके लो से हाई तक। ये बात याद रखनी है कि फिबोनाची हमेशा अप्लाई होता है आपकी इम्पल्स वेव पे। अगर प्राइस ने यहाँ पे रेंज की है काफी देर, उस रेंज पे फिबोनाची अप्लाई नहीं होगा। जो आखिरी इम्पल्स वेव होगी, चाहे वो यहाँ से स्टार्ट हुई है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है, उसके लो से आप पकड़ेंगे और टॉप तक जाएंगे। ठीक है, आपने फिबोनाची अप्लाई कर लिया, उसका जो गोल्डन जोन है वो यहाँ पे कहीं पे बनेगा, 50% 61% का जोन यहीं पे आएगा। तो ये आपके पास दूसरी कंफर्मेशन आ गई इस जगह पे। ठीक हो गया, तो ये दूसरी कंफर्मेशन होगी, इसके थ्रू भी आप ट्रेड ले सकते हैं। अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का होना जरूरी है, तो पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है। उसके बाद तीसरी चीज क्या आती है, यहाँ पे आपने कल पढ़ी थी ट्रेंड लाइन का थर्ड टच भी इसी जोन में आ सकता है। ठीक है, आपने कल पढ़ा था बड़े डिटेल से कि आपका पॉइंट ए फिर पॉइंट बी, ए और बी के दरमियान जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, जब वो ब्रेक हो जाता है और प्राइस थर्ड टच पे आती है। कल आपको डेली की एग्जांपल दिखाई थी, आज जाकर देख लें कि डेली की उस एग्जांपल में 4 आवर की कंफर्मेशन के बाद प्राइस कितनी ऊपर गई आज। तो ये थर्ड टच की पावर ये होती है। तो यहाँ पे था थर्ड टच, इसका थर्ड टच पे भी आपको ट्रेड मिल जाती है, तीसरी कंफर्मेशन ये आ गई। इन तीन कंफर्मेशन पे अगर आपका ट्रेंड बुलिश है, जिस टाइम फ्रेम में भी आप ट्रेड कर रहे हैं, H1 में देख रहे हैं, M5 में देख रहे हैं, M15 में, जिसमें भी आप देख रहे हैं, अगर आपके टाइम फ्रेम्स बुलिश हैं, बड़े टाइम फ्रेम्स, तो आपको ये तीन कंफर्मेशन काफी हैं, इनकी बेस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरीके से इसी को फॉलो करने के लिए, इसी ट्रेड को लेने के लिए, इसी एंट्री के लिए मजीद कंफर्मेशन भी हो सकती हैं। इसके अलावा मिसाल के तौर पे क्या कंफर्मेशन हो सकती है, आरएसआई की कंफर्मेशन हो सकती है कि प्राइस आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे है और आरएसआई नीचे से आपको बाय बता रहा है। ये भी एक कंफर्मेशन हो सकती है जो आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद मूविंग एवरेजेस। ठीक है, मूविंग एवरेजेस जो होती हैं ये भी एक ऐसी कंफर्मेशन होती है जो आपको इस रिट्रेसमेंट पर ट्रेड दे सकती है। उसके बारे में इंशाल्लाह हम कल पढ़ लेंगे, तो ये हमारा प्राइस सेक्शन तकरीबन सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको आरएसआई कैसे ट्रेड देगा। देखिए, आरएसआई को ट्रेड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। आज मैं आपको दोनों तीनों टेक्निक्स उसकी बता दूंगा। बल्कि चलिए आज हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंसेस के बारे में, क्योंकि वो भी दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एक हिडन है, एक रेगुलर है। तो ऐसा ना हो कि वो मिक्सअप हो जाए, तो दो चीज़ें ये पढ़ लेंगे और एक चीज़ और रह जाएगी, वो आप किसी लाइव क्लास में या इन्हीं क्लासेस के दौरान या नेक्स्ट क्लास का जो मूविंग एवरेज पढ़ेंगे, मूविंग एवरेज से पहले आपको मैं वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा। अच्छा जी, अब ये कैसे काम करती है आरएसआई। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आप आ गए इंडिकेटर्स वाले
टैब पे, यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपने लिखना है जी RSI। RSI आपने लिखा तो ये आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको आपने ऑन कर लेना। जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये नीचे आपको इस तरह से शो होगा। इसकी मैंने कोई सेटिंग नहीं छेड़ी। इसकी आप सेटिंग में जाएं, डबल क्लिक करें या वैसे सेटिंग्स पे चले जाएं तो इसकी ये इनपुट्स में क्या है, RSI लेंथ 14 आ रही है, सोर्स आ रहा है इसका क्लोज, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही टाइप आप चाहे तो SMA कर लें, चाहे तो EMA कर लें। मैं कभी इसको EMA पे भी कर लेता हूँ, कभी ये जो बीच में लाइन चल रही है ना येलो वाली, ये इसके बारे में होता है। ठीक है, तो वैसे कोशिश करेंगे EMA पे अगर चले तो ज़्यादा बेहतर है। EMA ज़्यादा स्मूथ होती है SMA की निस्बत। SMA होता है सिंपल मूविंग एवरेज, EMA होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज़्यादा बेहतर होती है। बाकी आपने किसी लेंथ को, किसी इसको किसी और वेरिएबल को, इनको नहीं छेड़ना। ठीक है, जो भी है ये सेटिंग्स इसी तरीके से रहने दें। स्टाइल में अगर आप जाते हैं अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, लोगों ने किया होता है, कर लें। जैसे मैं इसमें एक मॉडिफिकेशन ये करता हूँ कि जो ब्लू लाइन है इसको मैं आमतौर पर ब्लैक कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, ब्लैक ताकि ज़्यादा विजिबल हो जाए, बस। इसके अलावा मैं कोई सेटिंग इसकी नहीं छेड़ता। तो ये तो आ गई आपकी RSI। अब RSI की अपनी सेटिंग्स, यानी इसको आपने पढ़ना कैसे होता है। अच्छा, इसमें मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। इसके 4 लेवल्स होते हैं। अपर लेवल हो गया एक, फिर एक लेवल आ गया जिसका इस जगह पे, दूसरा लेवल हो गया, फिर तीसरा लेवल इसका आ जाएगा जी तकरीबन इस जगह पे। मैं आपको भी RSI पे भी दिखाऊंगा, यहाँ पे पहले समझ लें, पहले रफ समझ लें थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं। और ये इसका चौथा लेवल आ जाएगा यहाँ पे। चले जी, इसकी रीडिंग्स कैसी होती हैं जी। RSI की जो हाईएस्ट रीडिंग होती है वो होती है 100। ठीक है जी, RSI कभी भी, इसकी जो लाइन है ना, ये जो लाइन, इसकी लाइन चल रही है जिसको RSI लाइन कहते हैं, ये कभी भी 100 को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगी। यानी इसका अपर लेवल जो होगा वो मैक्सिमम 100 है। ठीक है जी, 100 से ऊपर कभी भी RSI नहीं जाता। अच्छा, इसी तरह इसका जो मिनिमम लेवल है वो यहाँ पे नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, इस जगह पे वो होता है 0। कभी भी RSI 0 से नीचे नहीं आता। ये जो रीडिंग्स हैं इसकी, इसके दरमियान 0 से नीचे नहीं जाती, 100 से ऊपर नहीं जाती। दरमियान के जो लेवल्स हैं, एक लेवल है ये जो आपको कलर्ड पोर्शन नजर आ रहा है सारा, यहाँ से लेके और यहाँ तक, जो ये कलर्ड पोर्शन है, कलर्ड एरिया है, इसकी रीडिंग्स होती हैं 70। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं करना चाहें तो, लेकिन मैं इसको डिफॉल्ट पे रखता हूँ। ठीक है, इसका जो अपर, ये जो लिमिट है, अपर पोर्शन जो है डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ये लेवल है 70 का। और जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला जिसकी लाइन जा रही है, इसकी है जी 30 का लेवल। तो आपको 4 लेवल्स, इसके की लेवल्स मिल गए हैं, 0, 30, 70 और 100। अच्छा, अब इसको जरा यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 0 का लेवल आपको नजर आ रही है। ठीक है जी, 0 के बाद ये 30 का लेवल है। ये देखें लाइन पे मैं करूँ तो 30 आ रहा है, 30.25, इसको एग्जैक्ट 30 पे स्टार्ट होता है ये। उसके बाद ये लेवल आ रहा है जी कलर्ड लेवल 70 का, ये 70 का लेवल। और फिर टॉप लेवल इसका आ रहा है ये 100 का। यहाँ पे आपको लिखा हुआ 120 भी नजर आ रहा है, लेकिन ये बस वैसे रीडिंग्स लिखी हुई है, ये किसी काम की नहीं है। हमारे हमारे जो लेवल हैं वो बस ये हैं, मैं आपको यहाँ पे सेट करके दे चुका हूँ। ये देखें 0, 25, 30, ऐसे कर लें इसको। ये देखें 0, उसके बाद ये 30, 30 से लेकर 70 तक कलर्ड है। उसके बाद फिर आगे ये 80 और 100 का लेवल है। एक बात आपने याद रखनी है कि प्राइस की जो ज्यादातर मूवमेंट होती है, ठीक है, 80%, 90% जो प्राइस की मूवमेंट होती है, वो इसी कलर्ड जोन के अंदर अंदर रहती है ऐसे। ठीक है जी, आप नीचे देख भी रहे हैं कि प्राइस की जो ज्यादा मूवमेंट होगी वो इसी कलर जोन के अंदर अंदर होगी। जैसे कि यहाँ पे आप अगर देखें इसको तो तकरीबन ये वाला कलर है ऐसे। मैक्सिमम या मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्राइस इसी कलर जोन के अंदर रहेगी। कुछ टाइम ऐसे आते हैं, जैसे अभी आप देख सकते हैं इस जगह पे भी, कि प्राइस जो है वो 70 के लेवल से ऊपर निकल जाती है। ये 70 का है ना, ये डॉटेड लाइन जो चल रही है, कलर्ड एरिया जो है जहाँ पे खत्म हो रहा है कलर्ड एरिया, इसके ऊपर जब प्राइस आ रही है तो इसको हम कहते हैं कि प्राइस 70 से ऊपर निकल गई है। जब भी प्राइस किसी भी स्टॉक में, गोल्ड में, करेंसी में, किसी स्टॉक में, कमोडिटीज, जिसमें भी प्राइस अगर 70 के लेवल से ऊपर निकल गई है तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम कहते हैं 70 से ऊपर अगर निकल जाती है, ये वाला जो जोन है, इसको हम कहते हैं ओवरबॉट। ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर प्राइसेस जो हैं वो आ जाती हैं 30 के लेवल से नीचे, इसी तरीके से अगर प्राइसेस 30 के लेवल से नीचे आ जाती हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखें तो ये देखें, यहाँ पे रेड हो गई है प्राइसेस बहुत ज्यादा। ठीक है, रेड शेड आ रहा है, यहाँ पे ऊपर ग्रीन शेड आ रहा था। तो जब भी ग्रीन शेड में आएगी प्राइस, हम कहेंगे कि प्राइसेस ओवरबॉट हैं। इसी तरीके से जब प्राइसेस 30 के लेवल से नीचे आ जाएंगी तो हम कहेंगे कि प्राइसेस ओवरसोल्ड है।
ओवर सोल्ड। चले जी। अब उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी जो अभी तक मैंने बात समझाई है। चार लेवल्स हैं, 0 से लेके 100 तक। जो कलर्ड एरिया है इसका वो है 30 से 70 तक। ठीक है, 40 ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ज्यादातर प्राइस की मूवमेंट होती है इसी कलर जोन के अंदर। अच्छा, समटाइम्स प्राइसेस ऊपर निकल जाती हैं, 70 के लेवल से ऊपर निकलती हैं। जब भी ऊपर आएंगी यहाँ पे आपको ग्रीन शेड इस जगह पे नजर आना शुरू हो जाएगा। ये जो जगह आपको नजर आएगी इस तरह यहाँ पे ग्रीन शेड आएगा इस तरीके से। तो हम कहते हैं कि इस वक्त प्राइसेस जो हैं वो ओवरबॉट कंडीशंस में है। इसी तरीके से अगर प्राइसेस नीचे निकल आती हैं, यहाँ से प्राइस नीचे आ जाती है इस तरह इस जगहों पे, तो यहाँ पे आपको रेड शेड नजर आना शुरू हो जाता है। मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था, ऐसी जगहों पे रेड शेड आ जाता है साथ, तो उसको हम कहते हैं कि प्राइसेस ओवरसोल्ड हो गए हैं। ओवरसोल्ड का मतलब है कि बहुत ज्यादा बेचा जा चुका है ये स्टॉक, ठीक है, या शेयर जो भी है। इसी तरीके से ओवरबॉट का मतलब है कि बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है। यानी गोल्ड है ना, तो गोल्ड इस जगह पे इस जगह पे बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका था। और यहाँ पे ओवरसोल्ड का मतलब ये है कि प्राइस बहुत ज्यादा सोल्ड हो चुकी है। स्टॉक बहुत ज्यादा सोल्ड, ये बहुत ज्यादा बेचा जा चुका है, ओवर हो चुका है। आमतौर पे इसके बाद रिट्रेसमेंट्स आती हैं। अब कुछ लोग तो इसको बिल्कुल, उनका रूल ये होता है कि जैसी प्राइस ओवरसोल्ड ओवरबॉट हुई है, जैसे यहाँ पे ऊपर निकली है, वो यहाँ से सेल कर देंगे। ये प्राइस बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो गई है तो जाहिर है वो रिट्रेसमेंट लेगी, नीचे आएगी। यहाँ पे ओवरबॉट हो चुकी है, प्राइस यहाँ से नीचे गिरेगी, और गिरती भी है, देखें गिरी है। ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इतना सिंपल, इतना सादा नहीं है, क्योंकि जब प्राइस, जिसका असल तरीकाकार है, ये मैं आपको मार्केट का हिसाब बता रहा हूँ कि मार्केट में इसको कैसे देखा जाता है। जो इसका असल कॉन्सेप्ट है वो इसका ये है कि जब प्राइस ओवरबॉट कंडीशन में होती है ना, तो आप समझें कि प्राइस को पर लग गए हैं, बहुत तेजी से प्राइस फिर मूव करती है अपसाइड, मजीद अपवर्ड जाती है। और जब ओवरसोल्ड कंडीशन में होती है, तो उसका मतलब है कि बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत सेलिंग प्रेशर है, मजीद प्राइस गिर सकती है, मजीद गिर सकती है। मैं आपको उसकी एग्जांपल दिखाता हूँ, अभी देखें। यहाँ तक बात समझ आ गई है? अगर यहाँ तक बात समझ आ गई है, क्योंकि मुझे फिर ड्राइंग क्लियर करनी है। जितनी बात अभी तक बताइए, अगर ये समझ आ गई है तो इसका मुझे बस सिर्फ एक मैसेज में बता दें कि यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा चले, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है जी। इसको फिर यहाँ से ड्राइंग को क्लियर करते हैं जी। हाँ, मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरीके से, अगर आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं कि ओवर सोल्ड हो गई है तो सेल बाय कर लो, तो वो किस तरीके से फेल होता है, ये देखें। आप प्राइस यहाँ पे देखें इस जगह पे, यहाँ पे अगर आप गौर करें इस पॉइंट पे, तो प्राइस यहाँ पे काफी और ज्यादा ओवर सोल्ड थी इस जगह पे। ठीक है जी, कौन सा लेवल है? 3294-95 का लेवल है। ठीक है जी, 3294-95 पे जब प्राइस पहुंची, तो आप नीचे देखें सेम इसी जोन पे प्राइस तो बहुत ज्यादा ओवर सोल्ड हो चुकी थी। इसका मतलब है कि प्राइस को उठना चाहिए था, यहाँ से बाय होना चाहिए था, रिट्रेसमेंट आनी चाहिए थी अच्छी। लेकिन प्राइस उसके बाद मजीद गिरती गई। और कितना गिरी ये भी देख लें। प्राइस ने इस जगह से, जो आपका ओवरसोल्ड पॉइंट था, वहां से प्राइस तकरीबन और नीचे आई है जी, 3886 पिप्स, तकरीबन 400 पिप्स। ठीक है जी, तकरीबन 400, पौने 400 पिप्स प्राइस, 380 पिप्स प्राइस नीचे गिरी है। और बल्कि ये भी इसको काउंट कर ले तो ये और ज्यादा गिरी है प्राइस नीचे। तो कभी भी आपने इस तरह नहीं करना कि प्राइस ओवरसोल्ड हो गई है तो इसको मैं बाय कर लूँ। इसकी टेक्निक्स होती हैं बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, वो आज हमने पढ़नी है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा? मंथली में देखें, आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखें, अब अगर आपने सिर्फ ओवर बॉट, ओवर सेल, ओवर सोल्ड पे ही काम करना है, तो यहाँ पे प्राइस देखें कितनी ओवर बॉट हुई। ठीक है, इस कैंडल पे प्राइस मंथली में दिखा रहा हूँ, मंथली में कितनी ओवर बॉट थी। उसके बाद देखें, रिट्रेसमेंट आई है, लेकिन कितना टाइम लगा उसको, और प्राइस सिर्फ रेंज में चली गई। इसके बाद सेल तो नहीं हुई ना, सेल तो नहीं हुई, इसके बाद रेंज में चली गई, रेंज में जाने के बाद फिर एक रिट्रेसमेंट आई और फिर उठी है प्राइस। तो बहुत बहुत टाइम प्राइस ले जाती है ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन। अब यहाँ पे प्राइस कब से ओवरबॉट है? यहाँ पे ओवरबॉट हो गई थी प्राइस। ये कौन सा महीना है? नीचे अगर आप देखें तो ये जून 2024 है। अब जून 2025 चल रहा है हमारे पास, अभी तक प्राइसेस ओवरबॉट कंडीशंस में, एक साल हो गया प्राइस ओवरबॉट कंडीशन में। ठीक है, अब कुछ उम्मीद यहाँ पे आई है कि शायद बड़े वॉल्यूम्स लग रहे हैं, टॉप पे जाके एक अच्छी रिट्रेसमेंट हमें इस लेवल तक की मिल जाए, 2700-2800 तक प्राइस आ जाए कभी। अब एक उम्मीद है, क्योंकि ये जाहिर है इसको प्राइस ने सेटल करना है। तो वो कब करेगी? मुमकिन है अभी 12 महीने और ना करे, मुमकिन है 6 महीने और ना करे, मुमकिन है ये अगले 2-3 महीने में थोड़ा स्टेबल हो जाए। आरएसआई को नीचे तो आना है, देखिए यहाँ पे भी तो नीचे तो आई थी आहिस्ता आहिस्ता। तो नीचे इसने आना होता है, लेकिन मुमकिन ये नहीं पता कब सेल होगी। अगर आप यहाँ से सेल की ट्रेड लगाते हैं कि जी मंथली में इतनी ऊपर चलेगी, ये देखें ना कहाँ पे है। अगर आप लेवल लेफ्ट पे देखें तो 86 पे है। तो 86 तो बहुत हाई लेवल है आरएसआई के हिसाब से, 70 से प्राइस ओवरबॉट हो जाती है, तो 86 पे है। लेकिन ये कब आएगी नीचे?
कोई पता नहीं है कितना अरसा रहेगी ऊपर, और ऊपर शायद चले जाए 90 तक चले जाए, कोई पता नहीं है। तो आप कैसे बाय सेल करेंगे इसको यूज करते हुए, या अपने हिसाब से इसको कैसे यूज, उसकी आज हमने चीजें पढ़नी है। अच्छा, इसमें जब भी प्राइस ओवर बॉट या ओवर सोल्ड होगी, आपने ये बात याद रखनी है जी। जब प्राइस ओवर बॉट कंडीशंस में है, यानी ये 70 का लेवल है आपका, ठीक है, और ये नीचे आरएसआई चल रहा है, आरएसआई चल रहा है, आरएसआई चला गया ओवर सोल्ड कंडीशन में, 70 को क्रॉस करके ओवर बॉट कंडीशन में चला गया। अब आपने यहाँ पे ढूंढनी होती है डाइवर्जेंस, ठीक है। डाइवर्जेंस क्या होती है, आप उस पर आ जाए। मैं आपको पहले, देखिए, डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि जैसे आपके पास एक रोड है, ठीक है जी, आप इस रोड पर ट्रेवल कर रहे हैं, अब इस रोड पे आगे चल के कोई काम हो रहा है इस जगह पे, ठीक है, यहाँ से ना रोड बंद की हुई है। तो क्या यहाँ पे क्या बोर्ड लगा होता है, यहाँ पे डाइवर्जेंस का बोर्ड लगा होता है, ठीक है, पहले लगना, अगर कोई हाईवे है तो यहाँ पहले 3 4 बोर्ड लगे होते हैं कि जी आगे डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस से क्या मुराद है कि प्राइस यहाँ से निकले, सॉरी, यहाँ से ये रोड थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, इस तरफ चल पड़ेगा, आगे जाके जब ये काम का एरिया खत्म हो गया तो प्राइस दोबारा अपने रूट पे आ जाएगी, ट्रैफिक दोबारा अपने रूट पे आ जाएगी, ठीक है जी। प्राइस नहीं, प्राइस तो अभी हम आपको बताने लगे हैं। तो ये डाइवर्जेंस होती है, इनहराफ को डाइवर्जेंस कहते हैं, ठीक है, उर्दू में अगर आप इसको पढ़ें तो। अब यहाँ पे डाइवर्जेंस कैसे बनती है, यहाँ पे डाइवर्जेंस इस तरीके से बनेगी, ऊपर हम बना लेते हैं वो 4 लेवल्स जो हमारे पास थे। ये हो गया जी हमारा 70, चार नहीं, अब दो यूज करेंगे, 70, और ये हो गया हमारा 30, ठीक है जी। यानी जो कलर्ड जोन था हमारा, ये उसका अपर अपर लेवल और ये इसका लोअर लेवल। अब प्राइस ने यहाँ पे ये बिहेवियर रखा कि प्राइस ऊपर निकलती है इस जगह से, ऊपर कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, कैंडल ऐसे, ये कैंडल के साथ साथ चलती है, मैं आपको दिखाऊंगा, कैंडल के साथ साथ चलती है, कैंडल्स ऊपर जा रही हैं, प्राइस भी ऊपर जा रही है, ये ऊपर निकल गई, ठीक है जी, ओवरबॉट कंडीशन में आ गई। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस मजीद ऊपर जाती है, ठीक है, प्राइस मजीद ऊपर जाएगी, लेकिन आरएसआई ऊपर जाना बंद कर देता है, ये वापस आना शुरू कर देता है, प्राइस नीचे आती है, प्राइस ने एक और हाई लगा दिया, ठीक है, प्राइस एक और हाई लगाती है, लेकिन ये आरएसआई क्या करेगी, ये हाई लगाने की बजाय, ये देखें, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे, तो प्राइस ने तो एक हाई लगाया, पहले ये हाई था, फिर प्राइस ने एक ली अपनी रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद एक और हाई लगा दिया, प्राइस ऊपर जा रही है, उसके मुकाबले में यहाँ पे जब आप आरएसआई पे देखेंगे तो आरएसआई नीचे जा रही है, प्राइस ने एक हायर हाई लगा दिया, लेकिन आरएसआई ने हायर हाई नहीं लगाया, बल्कि इसने एक लो लगाया, लो लगाने के बाद फिर प्राइस नीचे आ गई, एक डाइवर्जेंस बन रही है, इधर प्राइस ऊपर जा रही है, इधर प्राइस नीचे आ रही है। इसकी पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर हम अगली बात करते हैं। इसको कहते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है, दो तरह की डाइवर्जेंस होती हैं, पहले मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। डाइवर्जेंसेस होती हैं जी दो तरह की, पहले जो डाइवर्जेंस होती है उसे हम कहते हैं रेगुलर डाइवर्जेंस, ठीक हो गया। दूसरी जो मैं आपको इसका इसका यूज भी बताऊंगा कि यूज क्यों होती है ये डाइवर्जेंसेस, दूसरी जो डाइवर्जेंस होती है उसे हम कहते हैं हिडन डाइवर्जेंस। रेगुलर डाइवर्जेंस क्यों यूज होती है, रेगुलर डाइवर्जेंस का हम यूज करते हैं फॉर पुल बैक, ठीक है, यानी रिट्रेसमेंट पकड़ने के लिए, और रिवर्सल, ठीक हो गया। रेगुलर डाइवर्जेंस हम क्यों यूज करते हैं, पुल बैक के लिए या रिवर्सल पकड़ने के लिए, इससे पुल बैक आता है आमतौर पे, या एक रिवर्सल भी आ जाता है। हिडन डाइवर्जेंस क्यों हम यूज करते हैं, कहाँ पे ढूंढते हैं, ये हम ढूंढते हैं कंटिन्यूशन के लिए, या इसको आप ये कह लें कि ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए, ठीक है, या ये भी कर लें कि टू राइट द ट्रेंड कर लें, सबसे आसान है। ये जो हिडन डाइवर्जेंस होती है ना, ये आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड देगी। जो रेगुलर डाइवर्जेंस होती है ये आपको ट्रेंड के अगेंस्ट भी ट्रेड देती है, क्योंकि देखिए ना, ट्रेंड आपका चल रहा है बुलिश, ट्रेंड आपका बुलिश चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आकर डाइवर्जेंस बन जाती है, प्राइस ऊपर जा रही है, यहाँ पे जो आरएसआई है वो ऊपर नहीं जा रही, बल्कि वो ऐसे बन रही है इस पॉइंट पे, इसने हायर हाई लगा दिया, इसने हायर हाई लगाने बंद कर दिए, इसने डाउन साइड की शेप बना दी। तो ये क्या है, ये है रेगुलर डाइवर्जेंस। अब रेगुलर डाइवर्जेंस, अब देखें ट्रेंड तो बुलिश है, लेकिन ये आपको यहाँ से सेल करवा रहा है, इसने आज 15 मिनट पे भी सेल की ट्रेड दी है। अच्छा, एक बात और याद रखें, देखें जब मैं लाइव पे आया हूँ, लाइव पे आए हैं कि बैठे हैं आप लोग, ट्रेड पहले से कर रहे हैं, आपने बाय किया हुआ है या कुछ और सोच रहे हैं, तो मैं आके आपको ये बताऊंगा ना, अगर के मैंने तो वहां से सेल कर दिया था, तो वो सबके लिए एक, यानी डीमोटिवेशन होती है सबको कि हम बाय ढूंढ रहे हैं, या
मैंने सेल कर दिया। मैं तो अब उसका रिस्क मैनेज करूंगा अगेंस्ट ट्रेंड में, 1 मिनट की भी कर ले तो मैं 30 सेकंड की स्कैल्पिंग भी आपको मैंने एक दो दफा दिखाई है, जो अगर आप लाइव पे उससे पहले आ चुके थे तो वो भी लाइव की थी हमने। तो उस तक पहुंचते पहुंचते आपको टाइम लगेगा, आपने स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करना है, आपने यहाँ से सेल करना है ना। ठीक है, आप लाइव पे रूल क्या है, लाइव जूम पे रूल ये है कि आपको यहाँ से बाय बताई जाए, क्योंकि वो ट्रेंड के साथ होगी, प्राइस नीचे गिरेगी, यहाँ से आपका बाय का सेटअप बने, आप बाय कर लें, वो आपकी ट्रेड होगी ट्रेंड विद द ट्रेंड। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रही है और आपको पुल बैक की एक ट्रेड मिल रही है, तो उसका तरीका आप पढ़ लें, आपने करनी है, आप चुप करके कर लें, आज लाइव पे ये बात हो रही थी ना, आपने ट्रेड करनी है, आपको चीज पढ़ा दी है, आपका इस पे अगर ट्रस्ट बनता है तो आप ट्रेड कर ले, मैं तो कर लेता हूँ ट्रेड, लेकिन फिर मैं करूंगा ये कि अगर मेरा $25,000 का अकाउंट है ना, ठीक है, तो मैंने इस पे सेल करना है इस जगह से, मैं आपको सेल की ट्रेड दिखाता हूँ, मैंने कल भी एक सेल की है। ठीक है, अभी मैं आपको एंड पे दिखा दूंगा, कल मुझे याद नहीं रहा क्लास में, मैंने आपको बाद में ग्रुप में इसलिए स्क्रीनशॉट भेज दिया था। ठीक है, आपको देख लें कि ट्रेड मैंने किस तरीके से की है वो। आज आपको मैं दिखा दूंगा जो मैंने सेल की ट्रेड की थी। छोटी स्कल्पिंग की ट्रेड थी, लेकिन फिर भी मेरे 70-80 पिप की ट्रेड थी वो। तो वो मैं इस तरह की कर लेता हूँ, लेकिन मैंने किया कि $25,000 का अकाउंट है, तो मैं कितनी लॉट लूंगा, 0.20, बिल्कुल छोटी सी लॉट, क्योंकि मैं अगेंस्ट ट्रेंड जा रहा हूँ उसमें। यहाँ से जो ट्रेड पकड़नी है, अगर स्ट्रॉन्ग सेटअप बन गया ट्रेंड के साथ है, तो आप बड़े रिस्क के साथ एंटर हो जाए। ये फैसला आपका अपना है, हम वहां पे 1,001 बंदे को या 800 बंदों को ये नहीं बता सकते कि आप इतना रिस्क ले लें, आप इतना ले लें, इतना ले लें, अपने अपने हिसाब से आपने ट्रेड करनी है। जो स्ट्रॉन्ग सेटअप होगा वो अगर ऑफ टाइम में भी बनता है तो वो डिस्कॉर्ड पे शेयर हो जाता है, अगर यहाँ बैठे बैठे बनता है तो यहाँ पे भी शेयर हो जाता है, लेकिन आपने ये देखना है कि आपने दिन में ट्रेड की है। मुमकिन है कुछ लोग होते हैं वो दिन में 20-20 ट्रेड्स कर चुके होते हैं, उनके लिए कुछ भी रिकमेंडेड नहीं है, वो बस आराम करें फिर। कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने सारा दिन इंतजार किया, उनके लिए फिर हम बताते हैं कि ये लो प्रोबेबिलिटी है, ये हाई प्रोबेबिलिटी है। और अगर आपको इस तरह का सेटअप मिलता है आइंदा, जो मैं अभी आपको पढ़ाने लगा हूँ, तो आप बेशक ट्रेड करें। हम सब बाय ढूंढ रहे हैं, आपने यहाँ से सेल करनी है। आज भी आपने देखा होगा वो इंडिया से एक स्टूडेंट है प्रभजोत, उन्होंने सेल किया हुआ था ऊपर से। तो वो आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है, हम जो आपको बताएंगे वहां पे ट्रेड वो सिर्फ ट्रेंड के साथ होगी, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा, बाकी लो प्रोबेबिलिटी सेटअप शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सब लोग एक जैसा रिस्क ले लेते हैं फिर। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है जी, दो तरह की डाइवर्जेंसेस हैं, एक होती है रेगुलर डाइवर्जेंस, एक होती है हिडन डाइवर्जेंस। रेगुलर डाइवर्जेंस यूज होती है कि प्राइसेस ऊपर जा रही थी, ये पुल बैक पकड़ने के लिए आपने सेल कर दिया, ये आपको सेल करवा देगा यहाँ से, अच्छी ट्रेड बन जाती है, वो भी स्कैल्पिंग के लिए अच्छी है। अच्छा, एक होती है हिडन डाइवर्जेंस। हिडन डाइवर्जेंस क्या करेगी, वो आपको इस ट्रेड में बिठाएगी कि ओवरऑल आपका ट्रेंड बुलिश था, प्राइस डीप रिट्रेसमेंट पे है, यहाँ से प्राइस ने बाय होना है, ये आपको यहाँ से बता के आपको मेन ट्रेंड के साथ बिठा देगी। इसलिए हिडन डाइवर्जेंस ढूंढना मुश्किल होती है, लेकिन ये बहुत कमाल का काम करती है, क्योंकि इसकी जो ट्रेड है वो ट्रेंड के साथ होती है, विद द ट्रेंड होती है, इसका रिजल्ट अच्छा आता है। जो अगेंस्ट द ट्रेंड है ये बहुत ध्यान से लेनी चाहिए, रेगुलर डाइवर्जेंस जो है उसको बहुत तसल्ली से आपको प्ले करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें ऐड करके देखनी पड़ेंगी, लेकिन ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इस पे स्कैल्पिंग करना चाहते हैं या अगेंस्ट द ट्रेंड भी रहना चाहते हैं तो आपको ये ट्रेड अच्छी दे देती है। आज जो हमारा टॉपिक है, वैसे मेरा दिल तो यह है कि दोनों इकट्ठी पढ़ लें, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर दोनों इकट्ठी पढ़ेंगे ना तो ये चार डाइवर्जेंस बनती हैं, रेगुलर बुलिश, रेगुलर बेरिश, हिडन बुलिश, हिडन बेरिश, तो वो आपको ज्यादा मिक्सअप ना हो जाए। इसलिए आज एक पे रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह दूसरी पढ़ लेंगे, या मैं आपसे पूछ लूंगा कि मजीद पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, जब हम ये रेगुलर डाइवर्जेंस कंप्लीट करते हैं तो। चलें जी, अब रेगुलर डाइवर्जेंस का मॉडल पहले यहाँ पे समझ लें, फिर इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं जल्दी से। ये देखें, रेगुलर डाइवर्जेंस ये होती है कि बुलिश ट्रेंड है आपका, ठीक है, जैसे गोल्ड में चल रहा है अभी, कोई बुलिश ट्रेंड चल रहा है, प्राइस लगा रही है हाई पे हाई। अब नीचे आप आ जाते हैं आरएसआई पे। आरएसआई इस तरह बनाती है, मैं आपको पहले चीज समझा चुका हूँ। ये देखें, इसने एक लगाया हाई, पहले आपका ये हायर हाई था, उसके बाद प्राइस ने एक हायर हाई यहाँ पे लगा दिया, लेकिन जब आप नीचे आरएसआई पे देखेंगे, आरएसआई ऐसे ऐसे चल रही होगी, ये बिल्कुल कैंडल के साथ साथ चल रही होती है। ठीक है जी, ये अब यहाँ पे इसने हायर हाई लगाया, यहाँ पे नीचे उसके बिल्कुल नीचे आप देखेंगे, ये थोड़ा सा गलत बन गया, ऐसे दोबारा देखें इसको, ऐसे। अब यहाँ पे इसने हायर हाई बनाया, लेकिन यहाँ पे उसके एग्जैक्ट नीचे देखेंगे तो यहाँ पे इसने हायर हाई नहीं बनाया, बल्कि प्राइस ने अपना रुख नीचे की तरफ कर दिया है। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं अब। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट पे ही एग्जांपल्स है, 15 मिनट पे और 1 आवर पे मैंने एग्जांपल से ढूंढ के रखी है आपके लिए। चले जी, ये मैं आज की ट्रेड कह रहा हूँ कि किसी ने सेल करना है, प्रभजोत ने सेल किया हुआ था, बड़ा अच्छा किया उन्होंने, नहीं किसी ने किया तो ट्रेंड के साथ बढ़ना चाहता है वो भी ठीक है। ये देखें अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्राइस ऊपर गई, ठीक है जी, अब आखिरी आपकी बाय की कैंडल ये बन रही है, प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं आई, लेकिन यहाँ पे जब आप लाइन, मैं आपको अभी सिर्फ कुछ समझाना चाह रहा हूँ, वो देख लें पहले, फिर बाकी स्ट्रक्चर को छोड़ें, वो आपको दूसरे एग्जांपल्स में दिखाता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे
एक स्विंग बन रहा है, प्राइस नीचे आई है, ये नीचे आ गई, फिर प्राइस ऊपर चलेगी, ये भी ऊपर चलेगी। यहाँ पे प्राइस ने एक और हाई लगा दिया, इस स्ट्रक्चर के, इस इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से एक और हाई लगा दिया। यहाँ पे प्राइस ने हाई नहीं लगाया, बल्कि आरएसआई जो है वो नीचे रह गया, ठीक है। उसके बाद एक बनी मोमेंटम कैंडल, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल। जब आपके पास ये वाली डाइवर्जेंस बन जाए कि प्राइस ऊपर जा रही है, आरएसआई नीचे जा रहा है, और उसके बाद सेल की डायरेक्शन में ही एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल बन जाए उसी टाइम फ्रेम की, तो आप सेल कर सकते हैं टेस्ट पे। ठीक है, टेस्ट पे आप सेल कर सकते हैं, यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं। 1:1 कम से कम, क्योंकि आपको पता है कि रिट्रेसमेंट छोटी होती है ना, ट्रेंड आपका बुलिश है, ट्रेंड ये चल रहा है इस तरीके से, तो जाहिर है वो किसी लेवल तक आएगी, प्राइस यहाँ पे दोबारा साइन बनाएगी और उठ जाएगी। तो आपने कम से कम अगेंस्ट द ट्रेंड है तो जल्दी आउट हो जाना है, विद द ट्रेंड है तो आपने बैठे रहना है। ठीक है हो गया, ये बात समझ आ गई आपको? अब इसकी और एग्जांपल्स देखें, फिर आपको समझाता हूँ। ये वाली इसलिए थी क्योंकि ये बिल्कुल रिसेंट है, बाकी देखें अब आप। इसको भी हम नहीं देख रहे, ठीक है, क्योंकि ये कोई और चीज़ है। अभी आपके लिए जरूरी है कि हिडन आप रेगुलर डाइवर्जेंस देखें। एक रूल आपने याद रखना है यहाँ पे, वो मैं आपको दिख देता हूँ यहाँ पे, कि जो आपकी रेगुलर डाइवर्जेंस है, दो तरह की डाइवर्जेंस आपको बताइए ना। रेगुलर डाइवर्जेंस, एक चीज बीच में मिसिंग है। रेगुलर डाइवर्जेंस जो है, ये आपने देखनी होती है ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशन में, ठीक है। और ये आपको क्या करती है, ये आपको पुल बैक देती है, या ये आपको रिवर्सल देती है। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लें। रेगुलर डाइवर्जेंस जो है, ये आपने हमेशा देखनी है जब प्राइस ओवरबॉट हो या ओवरसोल्ड हो। ठीक हो गया, अगर ओवरसोल्ड है तो आप बाय की ट्रेड देखेंगे, ओवरबॉट है तो आप सेल की ट्रेड देखेंगे, और पुल बैक या रिवर्सल आपको मिलेगा इससे। अब देखें आगे चल के, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे प्राइस क्या थी, ये देखें, प्राइस यहाँ पे ओवरबॉट थी, तो हमने सेल की ट्रेड देखी इस जगह पे, तो हमें सेल की ट्रेड मिल गई यहाँ से। ठीक है, चलिए दोबारा देखते हैं कि और प्राइस कहाँ पे ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। ये देखें, प्राइस यहाँ पे ओवरसोल्ड थी। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि प्राइस तो ओवरसोल्ड कंडीशन में है, आ गई ओवरसोल्ड कंडीशन। अब आपको बाय की ट्रेड देखनी है, तो बाय कैसे करेंगे आप? प्राइस नीचे आ रही है, ये इसने एक स्विंग बनाया, दो स्विंग्स के दरमियान आपने डाइवर्जेंस देखनी होती है, फिर प्राइस ऊपर चलेगी। ठीक है, आखिरी जो सेल सेल की कैंडल थी इसको इसने ब्रेक कर दिया और एक और नीचे लग लगा दी। अब यहाँ पे आप देखें तो प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है, यानी एक लो ये लगा, लोअर लो, उसके बाद एक और लोअर लो लग गया, प्राइस आ रही नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ पे आरएसआई ने लोअर लोज लगाने बंद कर दिए, डाइवर्जेंस बन गई। अब इस डाइवर्जेंस के बाद फौरन आपने बाय नहीं कर देना, क्योंकि डाइवर्जेंस फेयर हो जाती है, अभी से आपने बाय नहीं करना। आपने बाय कब करना है? आपने देखना है कि इसके बाद आपको एक अच्छी मोमेंटम कैंडल मिल जाए, या दूसरा तरीका क्या है जिस पे मैं ट्रेड कर लेता हूँ। मैं आपको अपना जाती तरीका बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक ईएमए ऑन करता हूँ, 5। कौन सी ईएमए ऑन की है मैंने? 5, ये देखें। या आप अभी आपको अगर ईएमए की सेटिंग का नहीं पता, जिन लोगों को, आप छोड़ दें। ये आपने सर्च करना है इंडिकेटर्स में जाके, MA रिबन लिखना है आपने, ठीक है। इसकी सेटिंग में जाएंगे, बाकी सबको बेशक आप ऑफ कर दें यहाँ से, ये इनपुट्स में जाएं, बाकी सबको ऑफ कर दें। ये EMAs है, ठीक है। 2 को, 3 को, 4 को ऑफ कर दें, 1 को चेक कर लें, ऑन कर दें। यहाँ पे SMA लिखा होगा, आप इसको EMA पे ले जाएं, ये क्लोज रहने दें, ये 5 कर दें, कलर इसका ब्लू कर दें। सेटिंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में, इसको ओके कर दें। अब मैं ये करता हूँ कि जैसे ही प्राइस, ये डाइवर्जेंस बन गई, डाइवर्जेंस बनाने के बाद अप साइड, ये देखिए डाइवर्जेंस बन गई। डाइवर्जेंस बनने के बाद यहाँ पे नीचे आ रही है, लोअर लो लग रहा है, यहाँ पे लोअर लो लगाने प्राइस ने बंद कर दिए। जैसे ही ये काम हो और प्राइस EMA 5 को अपसाइड क्रॉस कर जाए विद द मोमेंटम कैंडल, जो कि यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे इसने क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे मोमेंटम कैंडल नहीं थी, यहाँ पे क्रॉस भी किया और मोमेंटम कैंडल भी बन गई। अगर मोमेंटम कैंडल नहीं है, इसके बाद एक और मोमेंटम कैंडल बन गई, तो भी आप बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसने मोमेंटम कैंडल भी बना दी, अपसाइड ब्रेक भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपकी एंट्री है, नीचे आपका स्टॉप लॉस है, 1:1 कम से कम आप ले सकते हैं। 15 मिनट की एंट्री है RSI के हिसाब से। कैसे बनी है? सिंपल है बिल्कुल। ये लो लगा, फिर एक स्विंग लो लगा, ठीक है। आपने दो प्रॉपर लोज लेने हैं, यानी एक दो लेग्स लेनी है आपने, और वो होनी चाहिए, यानी कंजेक्टिव, यानी एक स्विंग लगा उसके बाद नेक्स्ट स्विंग लगा, तो दो swing, ये नहीं कि एक स्विंग यहाँ पे ले लिया, एक स्विंग यहाँ पे ले लिया, अपनी मर्जी नहीं करनी। आपने जो दो कंजेक्टिव स्विंग्स हैं उनको लेना है, बस एक स्विंग ये था, एक स्विंग ये है। ठीक है, नीचे अगर आप देखें तो इन स्विंग्स के दरमियान ये इसकी स्लोप अपवर्ड है, इसकी स्लोप डाउनवर्ड है, तो ये डाइवर्जेंस बन गई है। अभी भी बाय नहीं करना कि आप फौरन से बाय कर लें, डेंजरस है, प्राइस यहाँ से और नीचे भी आ सकती है ऐसे। ठीक हो गया, मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाऊंगा कि प्राइस कैसे और नीचे आ सकती है। यहाँ पे आप देखें,
तो इसने ये मोमेंटम कैंडल बनाई, यहाँ से आप बाय करेंगे, स्टॉप लॉस नीचे लगाएंगे। स्टॉप लॉस वैसे इसके नीचे भी आ सकता है, क्योंकि जब इसे चलना होता है फिर प्राइस आमतौर पे नीचे नहीं आती, लेकिन ये देखें विक लग गई है, इसलिए स्टॉप लॉस लो पे ही बेस्ट होता है। स्टॉप लॉस लगाएं और 1:1 कम से कम आप यहाँ से इसको ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा अब आ जाए, 1:1 इसलिए कह रहा हूँ मैं, तो चलिए तो देखें कितनी ज्यादा है, लेकिन मैं आपको हर दफा कहूंगा कि 1:6 ले लें, 1:5 ले लें, तो फिर वो चलेगी नहीं हर दफा, लेकिन 1:1 लें, उसके बाद मैनेज कर लें। मैनेजमेंट आपको आगे जाके पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, वो बैच 39 को भी अभी करनी है। अच्छा अब यहाँ पे देखें, प्राइस तो ओवर सोल्ड यहाँ पे भी थी, ठीक है। अब ये एक स्विंग लगा है ना, ये एक स्विंग लगा है, ठीक है, प्राइस ऊपर गई है, दूसरा स्विंग है ये वाला, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो इसकी आखिरी जो सेल की कैंडल है वो ये है, इसका प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हो रहा, ये जो हुआ है ये भी मोमेंटम कैंडल से नहीं है, तो यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी है इसी जगह पे। ये जो एक स्विंग होता है ना, कि एक ही स्विंग लगा, ये देखें प्राइस ओवर सोल्ड हुई, ओवर सोल्ड होने के बाद साथ ही प्राइस ने इसका EMA 5 को ब्रेक कर दिया, मोमेंटम कैंडल, ये ट्रेड की जगह नहीं है। आपको मैंने क्या बताया कि दो लेग्स चाहिए आपको, ये पहली लेग थी, फिर प्राइस एक पुल बैक लेती और फिर दूसरी लेग आती, ठीक है, इसमें डाइवर्जेंस बनती, यहाँ पे डाइवर्जेंस बनती, अब यहाँ पे कोई मोमेंटम कैंडल इसका हाई ब्रेक करती है, आखिरी सेल की कैंडल का हाई ब्रेक करे, और यानी प्रॉपर रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो और EMA 5 के ऊपर क्लोजिंग करे, तो आपने जैसे यहाँ पे होगा, ये देखा ना आखिरी सेल की कैंडल ये थी, और EMA 5 जो है यहाँ पे मोमेंटम के साथ ब्रेक नहीं हुई, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं हुई, प्राइस फिर नीचे चलेगी, यहाँ पे मोमेंटम के साथ ब्रेक हो गई है, तो यानी एक रिट्रेसमेंट का भी आगाज हो गया आपके पास, और प्राइस ने EMA 5 को भी ब्रेक कर दिया, अब आप एंट्री ले सकते हैं। समझ आ गई? अच्छा इस यहाँ पे मैंने क्यों एंट्री नहीं ली, अब इसको आपने खुद देखें, यहाँ पे वीडियो स्टॉप कर लीजिएगा बेशक, जब रिकॉर्डिंग देखेंगे, और खुद आपने सोचना है क्यों नहीं ली। मैं फिर वजह बताया, तो यहाँ पे दूसरा स्विंग जो है वो नहीं बन रहा प्रॉपर, ये आखिरी सेल की कैंडल, असल में तो आखिरी सेल की कैंडल ये है, ठीक है जी, आखिरी सेल की कैंडल आपके पास ये है, ये वाली जो इनसाइड बार है, इसने एक लो लगा दिया, चले तो इसका हाई ब्रेक होना चाहिए था, इसका हाई ब्रेक कर दिया, चले एक हमने मान लिया कि जी एक रिट्रेसमेंट आ गई, अब दूसरी लेग चाहिए, तो प्राइस नीचे आती, दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट होती, फिर उनके दरमियान डाइवर्जेंस बनती यहाँ पे, फिर हम इसको ट्रेड करते, तो ये ट्रेडेबल नहीं है, और ना इसलिए ये भी आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही साथ ही प्राइस नीचे आती है, रेड होती है, तो ये भी नहीं करना कि साथ ही बाय कर लें कि बस अब तो उठेगी, तो देखें कितनी ज्यादा नीचे आ गई, नहीं उठती इस तरह प्राइस। ये रेगुलर डाइवर्जेंस है, इसको छोड़ देते हैं, कोई और हिडन ढूंढते हैं। सॉरी ये हिडन थी, हम रेगुलर ढूंढ रहे हैं अभी। देखें जी ये रेगुलर डाइवर्जेंस है। अच्छा यहाँ पे देखिए आप जरा, पहले यहाँ पे नजर लगाएं एक, ये देखें प्राइस ओवरसोल्ड हुई इस जगह पे, ठीक है जी, ओवरसोल्ड होने के बाद अब आखिरी सेल की कैंडल कौन सी कंसिडर कर रहे हैं आप, यही वाली है, इसी का लो लगा हुआ है, या ये वाली है, चले यही आखिरी सेल की कैंडल है ना, ये जो छोटी कैंडल है, ये ले। अब प्राइस ने अव्वल तो इसका हाई ब्रेक ही नहीं किया, रिट्रेसमेंट का आगाज ही नहीं हुआ, ठीक है। जब रिट्रेसमेंट का आगाज नहीं हुआ तो फिर ये स्विंग कैसे बनेगा, हमें तो स्विंग चाहिए प्रॉपर, कि एक प्राइस से रिट्रेसमेंट ले फिर एक स्विंग लगाए, तो यहाँ पे तो स्विंग लगा ही नहीं है, जब स्विंग नहीं लगा तो फिर ये हमारा वैलिड नहीं है, ठीक है ना, इसको नीचे आने देंगे और नीचे आएगी। जब प्राइस ने अपनी आखिरी एक कैंडल को ब्रेक नहीं कर सकती, कितनी मैंने नॉर्मल सी शर्त रखी हुई है कि जो आखिरी कैंडल लगी है ना, लास्ट इंडिपेंडेंट कैंडल, वो आप ये वाली है, इसका देखें ये वाली कैंडल है, बाकी सब कैंडल इसके अंदर अंदर क्लोज कर रही है, ठीक है, नीचे बेशक विक लग जाए, विक का मसला नहीं होता। अब ये आखिरी सेल की कैंडल है आपकी, ये वाली या ये वाली जो भी आप लेना चाहते हैं, इसका हाई मार्क कर लें, तो जब प्राइस एक कैंडल को भी नहीं ब्रेक कर सकी, तो ये किस तरह की रिट्रेसमेंट है, तो रिट्रेसमेंट नहीं है। जब रिट्रेसमेंट नहीं है, इसका मतलब है कि अब जो नीचे डाइवर्जेंस बन रही है इस तरह की, ये वैलिड भी नहीं है। क्यों नहीं वैलिड, क्योंकि यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं थी, प्रॉपर एक स्विंग होना चाहिए, फिर आए प्राइस, फिर स्विंग लगाए, इसके दरमियान होनी चाहिए डाइवर्जेंस, फिर वो काम करेगी, वरना देखें यहाँ पे काम नहीं कर रही। अब तो डाइवर्जेंस बनी नहीं है, ये भी नीचे आ रही है और ये भी नीचे आ रही है, देखें दोनों की स्लोप डाउनवर्ड है, तो डाइवर्जेंस बनी नहीं है। हाँ अब इसको हम देखते हैं यहाँ पे आके, यहाँ पे देखें अब आप, यहाँ पे क्या है जी, आखिरी सेल की कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, यानी कि एक रिट्रेसमेंट आ गई, ठीक हो गया। उसके बाद प्राइस ये भी बना रही है, ठीक है। अच्छा और ये बना रही है, प्राइस मैंने आपको बताया था जब ओवरसोल्ड होती है प्राइस नीचे आती रहती है, आती रहती है। अब यहाँ पे क्या चक्कर है, यहाँ पे क्या चक्कर है, अब यहाँ पे आपने देखना ये है कि अगर तो इस जगह पे एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल मोमेंटम के साथ क्लोज हो जाती है ऐसे, इसका रूल क्या होता है, इसका रूल ये होता है कि 30% पोर्शन, ये बात याद रखेंगे, कभी आपकी बहुत कम आपकी ट्रेड फिल्टर होती जाएंगी, 30% पोर्शन जो है ना आपका, वो कैंडल के ऊपर, यानी ये कैंडल सेल की बनी है और ये बाय की बनी है, इस तरह अगर कम से कम 30% आपकी कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कंसिडर होती है, ठीक है, यानी इसमें ये कंसिडर होगा कि ये एक अच्छी ट्रेड है, ये एक अच्छी एनगल्फिंग है, या ये एक अच्छा ब्रेकआउट है। अगर
कैंडल क्लोज करती है इस तरह, ये सेल की कैंडल है, नेक्स्ट बाय की कैंडल ने इस तरह क्लोज कर दी है, इस तरह 10% है या 5% है या 15% है, ये आप कैसे काउंट करेंगे कितने परसेंट है? सिर्फ अपनी आंख से देख के। यानी अगर आधी से थोड़ी सी कम समझ लें, यानी ये सेल की कैंडल है और नेक्स्ट बाय की कैंडल यहाँ पे क्लोज कर रही है इस तरह, आधी कैंडल कितनी बन रही है? ये 50%। तो कितना ब्रेकआउट होना चाहिए कि कम से कम 30%, 70% बेशक बराबर हो जाए, 30% ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर ये होती है तो वो स्ट्रांग मानी जाती है, अगर नहीं होती तो फिर वो वीक मानी जाती है। अब यहाँ पे देखें क्या हुआ है, इस जगह पे यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है, मोमेंटम कैंडल तो थी ये वाली, लेकिन क्लोजिंग अच्छी नहीं है, कैंडल के ऊपर भी इसने क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, ईएमए के ऊपर तो क्लोज हुई है, कैंडल के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं की। बाकी उसके बाद क्या है, बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स, मोमेंटम कैंडल्स नहीं है ये, इनको हम आगे चल के पढ़ेंगे, ये नो डिमांड कंसिडर होती हैं। नो डिमांड कैंडल कहते हैं इसको, वॉल्यूम देखने के बाद। आपको यहाँ पे चाहिए थी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल जैसे कि ये है। अब इसका ब्रेकआउट देखें, लास्ट कैंडल से भी काफी ऊपर है। ठीक है, इसके हिसाब से अभी भी नहीं हुआ, लेकिन ईएमए के हिसाब से बता रहा हूँ, ईएमए के हिसाब से इसने अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया। इसके हिसाब से कौन सा ब्रेकआउट अच्छा है? ये वाला, ये भी मोमेंटम कैंडल है, ईएमए से ऊपर बनी हुई है और इसके ऊपर कम से कम 30% इस कैंडल की क्लोजिंग ऊपर है। तो जब आपने खास तौर पे रेगुलर डाइवर्जेंस पे काम करना है कि एक कैंडल अगेंस्ट ट्रेंड है, ट्रेंड क्या है? नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। जब आपने अगेंस्ट ट्रेंड को ट्रेड लेनी है तो आपको बहुत सारा वेट करना पड़ेगा। अब इसमें वेट करना आसान नहीं है, 15 मिनट की एक कैंडल है, आप तो यहाँ से बाय करना शुरू हो जाते हैं कि यहाँ से बाय कर लूँ, बाय कर लूँ, बाय कर लूँ, वेट करना पड़ेगा, फिर आप कहेंगे यहाँ से बाय कर लूँ, यहाँ से भी बाय नहीं है। स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको चाहिए जो ब्रेकआउट दे इस तरह का, जैसे ये नजर आ जाएगी कैंडल, वो आपको फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको कैंडल नजर आ जाएगी, ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें, वो ऐसी कैंडल होती है फिर, जो एक पूरे मोमेंटम से बनती है। वॉल्यूम इसका लो होता है, वॉल्यूम आपने पढ़ा नहीं है, वरना आपको निशानी पूरी बता देता अभी। अच्छा, अब यहाँ पे रेगुलर डाइवर्जेंस कैसे बन रही है ये देखें, ये प्राइस लगा रही है लोअर लो और यहाँ पे लोअर लो लगना बंद हो गया है, प्राइस ने ये चीज बना दी है। ठीक हो गया ये। यहाँ से अगर आप देखते हैं इसको, यहाँ से अगर आप देखते हैं ना, तो यहाँ से क्या बना था कि प्राइस ने भी, प्राइस की डायरेक्शन भी अपवर्ड है और इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड है। ठीक है, तो ये मोमेंटम कैंडल्स का मैंने आपको बीच में वैसे एक आइडिया दे दिया कि इस तरह की कैंडल्स नहीं होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। यहाँ पे हम ट्रेड क्यों नहीं ले रहे, यहाँ पे ट्रेड इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं बन रही, डाइवर्जेंस का बनना जरूरी होता है। यहाँ पे आप देखें तो जिसकी स्लोप है वो अपवर्ड है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे थोड़ी ज्यादा अपवर्ड है, यानी दोनों का रुख तो एक तरफ ही है ना, दोनों अपवर्ड है। तो डाइवर्जेंस तो बने नहीं, डाइवर्जेंस तब बनती है कि प्राइस नीचे आए, आरएसआई ऊपर जाए, ये डाइवर्जेंस बनी है। अब प्रॉपर आपको पता चलता है कि प्राइस नीचे गिरने की कोशिश कर रही है, लेकिन आरएसआई बता रहा है कि बस प्राइस ने जितना गिरना था गिर चुकी है, प्राइस अब ऊपर जाएगी। अब आपको चाहिए एक मोमेंटम कैंडल जो कि आखिरी सेल की कैंडल के ऊपर भी क्लोज करे और EMA 5 के भी ऊपर हो। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे आके मिल रही है, थोड़े से वेट के बाद मिल रही है आपको। आमतौर पे यहाँ पे मिल जाती है, ये कैंडल ऐसे क्लोज कर जाती है, जैसे क्लोज करेगी अब आप यहाँ से बाय कर लेंगे। इसकी मैं आपको एग्जांपल 4 आवर में भी दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ से आपने जैसे ही इसको बाय किया, स्टॉप लॉस इसी के नीचे आ जाएगा, 1:1 पे कम से कम आपको पहला टारगेट है। क्यों उसमें कम बता रहा हूँ टारगेट आपको, हालांकि चली तो ये भी ट्रेड ज्यादा है, ये देखें चली तो ये भी अच्छी ट्रेड है, यहाँ तक गई है। 1:1 से ज्यादा से टारगेट दिया है, लेकिन मैं क्यों 1:1 बता रहा हूँ आपको कि ये अगेंस्ट द ट्रेंड है। जब भी आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेंगे, 15 मिनट में तो ट्रेंड बेरिश है ये देखें, तो जब अगेंस्ट द ट्रेंड आप ले रहे हैं तो फिर आपने जल्दी आउट होने की कोशिश करनी है। जब आप हिडन डाइवर्जेंस पढ़ लेंगे ना, वो फिर लंबी चला सकते हैं आप ट्रेड। इसको मैं अभी नहीं छेड़ रहा, हिडन डाइवर्जेंस क्या होती है ये भी आपको नहीं बता रहा। ठीक है जी, 1 आवर पे आ जाए। ये भी हिडन है। अच्छा जी, ये देखिए अब दोबारा, ये मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा था। ये देखें जी, अब दोबारा प्राइस ड्रॉप दे रही है, ड्रॉप होते होते प्राइस ने दोबारा से एक, यानी 30 के नीचे जैसी टच भी कर ले वो भी वैसे काफी होता है, लेकिन जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस प्राइस डी पाएगी उतनी अच्छी आपको ट्रेड मिलेगी। अब यहाँ पे से अगर आप देखें, अब तो 30 के नीचे उतरी है प्राइस, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इस कैंडल पे प्राइस ओवरसोल्ड हो गई है। ओवरसोल्ड होने के बाद प्राइस ने ये रिट्रेसमेंट ली, ये देखें आखिरी जो बाय की कैंडल थी, इसको ब्रेक किया। एकदम ब्रेक होना जरूरी है, क्योंकि अभी आप ट्रेड तो नहीं कर रहे हैं ना यहाँ से, अभी आपको सिर्फ एक लेग चाहिए। तो लेग कब कंप्लीट होगी? जब प्राइस नीचे आएगी और आखिरी जो आपकी सेल की कैंडल है इसका हाई ब्रेक करेगी, तो एक रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। तो रिट्रेसमेंट मानी जाएगी, ट्रेड इन कैंडल्स पे नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत लो कैंडल्स हैं, बहुत छोटी कैंडल्स हैं, छोटी कैंडल नहीं चाहिए हमें, प्रॉपर मोमेंटम कैंडल चाहिए।
तो ये अच्छी कैंडल नहीं है, लेकिन रिट्रेसमेंट तो काउंट होगी, क्योंकि आखिरी जो सेल की कैंडल थी उसका हाई ब्रेक हो गया, उसके बाद प्राइस फिर नीचे आ गई, एक और लेग लग गई। ठीक है जी। अब ये देखें, अगर आप इसके नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पे ये लोअर लो लग गया, यहाँ पे ये लोअर लो लगना बंद हो गए, ये चीज बन गई, डाइवर्जेंस बन गई। डाइवर्जेंस के बाद क्या रूल होता है, आपको सिंपल सा बताया हुआ है। आखिरी जो सेल की कैंडल है इसके ब्रेकआउट का वेट कर लें, वो ब्रेकआउट हो रहा है इस जगह पे, और इस पे EMF5 भी ब्रेक हो रही है, दोनों। EMF5 मैंने खुद डाली है, ये लोग नहीं करते इस पे काम। ये मैंने खुद डाली है एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए, कि आखिरी सेल की कैंडल भी ब्रेक हो जाए और EMF5 भी स्ट्रांगली ब्रेक हो जाए मोमेंटम कैंडल, ये दोनों काम इस कैंडल ने कर दिए। अब आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 1:1 इसने आपका यहाँ तक ही पूरा कर दिया। ठीक है, ये इतना सिंपल इसका मेथड है इसको ट्रेड करने का। बस शर्तें वो रखनी है जो मैं बता रहा हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ अगर आप इसमें रद्द बदल करेंगे मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने जिस तरीके से बैक टेस्ट किया हुआ है उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ अब आगे। और भी एग्जांपल्स देख लें इसकी। अच्छा, फिर ये नहीं है कि ये सेटअप फेल नहीं होता, इसके भी फेल होते हैं, इसमें भी प्राइस फेल कर देती है। वो भी कुछ अभी सेटअप हमारे सामने आ जाएगा, उसको भी ढूंढ लेते हैं। कोशिश करें 15 मिनट से छोटे टाइम फ्रेम पे इन चीज़ों को प्ले ना करें। समटाइम्स ऐसा हो जाता है, अब ये देखें ये क्या है, ये प्राइस ओवरसोल्ड हुई है इस जगह पे। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये बराबर है लेकिन ये अपवर्ड है, क्या करेंगे ऐसे में? ऐसे में मैं ट्रेड नहीं करता। उसकी वजह क्या है, हमें ये चीज़ चाहिए कि ये नीचे आए और ये ऊपर जाए, प्रॉपर एक डाइवर्जेंस बननी चाहिए जो आपको क्लियर नजर आ रही है, वो बनेगी तो प्राइस अच्छा काम करेगी, नहीं बनेगी तो नहीं काम मिलेगा आपको। फिर वेट करना होता है, और तो कुछ नहीं, वेट करना है बस आपने। अच्छा जी, अब 4 आवर में जाकर देखते हैं कि 4 आवर में आपको लॉन्ग टर्म चीजें ऐसे मिल सकती हैं। अच्छा जी, इसमें ना बनी है ट्रेड्स, कहाँ कहाँ बनी है मैं आपको दिखाता हूँ। जाहिर है जितना बड़ा टाइम फ्रेम में जाएंगे उतनी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी ट्रेड के बनने की। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे टच हुई है प्राइस, मैं इसलिए आपको पीछे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि टच भी काफी होता है। लेकिन अगर टच से ऊपर जैसे यहाँ पे ज्यादा ओवर बॉट हुई है, यहाँ पे ज्यादा ओवर बॉट हुई है, ऐसी चीज मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छी चीज होती है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, प्राइस ऊपर आ रही है, जैसे जैसे प्राइस मूव कर रही है नीचे RSI भी ऐसे ही मूव कर रहा है। यहाँ पे आके इसने 70 को हल्का सा ब्रीच भी किया है। ठीक है, यहाँ पे 70 को टच कर लिया, फिर नीचे आ गई, आखिरी बाय की कैंडल का लो ब्रेक हो गया, ये देखिए। ठीक है जी, ये खाई लगा था, उसके बाद प्राइस ने आखिरी बाय की कैंडल का लो ब्रेक किया, नीचे आ गई प्राइस और फिर ऊपर चली गई। अब यहाँ पे क्या है, ये है जी ये चीज, और ये है ये चीज। अब बहुत मजे की डाइवर्जेंस नहीं है। अब इसमें रूल क्या है, रूल ये है जी कि आपको अगेंस्ट द ट्रेंड है ना, 4 आवर तो आपका हाई ब्रेक करता है ऊपर जा रहा है, ये देखें। ठीक है, अब यहाँ पे अपवर्ड है, यहाँ पे ये हल्की सी डाउनवर्ड है, या आप इसको बराबर भी कह सकते हैं, ठहरे मैं आपको लगा देता हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर चीज हमें नजर आए। ये देखें ऐसे है, हल्की सी स्लोप डाउनवर्ड है इस जगह पे देखें तो, और यहाँ पे अपवर्ड है। अब डाइवर्जेंस बनी है, बहुत मजे की नहीं है, लेकिन बहरहाल बन गई है, एक लेग भी पूरी बन गई है, उसके बाद नेक्स्ट लेग आ गई। अब यहाँ पे आपने देखना है कि आखिरी बाय की स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सी है, वो ये है। इसका लो ब्रेक हो एक तो, दूसरा EMF5 के नीचे प्राइस ब्रेक करे। अब EMF5 के नीचे तो यहाँ पे निकल आई है, ठीक है, ब्रेक हुआ लो यहाँ पे, यहाँ से आपकी ट्रेड है, ऊपर अपने स्टॉप लॉस लगाना है। मैं इसलिए कहता हूँ कि 1:1 पे निकल जाया करें अगेंस्ट द ट्रेंड, इस डाइवर्जेंस पे जो आपको रेगुलर डाइवर्जेंस बता रहा हूँ, यहाँ से आप ट्रेड लें, ऊपर से सेल करें या नीचे से बाय करें, क्योंकि ये पुल बैक दे रहा होता है आपको, उस मौजूदा ट्रेंड के अगेंस्ट दिखा रहा होता है। तो उसमें फिर आपने जल्दी निकलना होता है। बस अगर आप यहाँ से 1:1 लेते हैं इस जगह से, तो वो तो आपको मिल गया, अच्छे पिप्स मिल गए 4 आवर के हिसाब से। काउंट कर लें कितने मिलते हैं। यहाँ से आपकी ट्रेड है, और इसने आपको दिए हैं जी 519 पिप्स, 500 पिप्स की ट्रेड आई है। इसमें आपका स्टॉप लॉस भी, चूंकि 4 आवर का टाइम फ्रेम है, तो स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बड़ा ही बनेगा। स्टॉप लॉस भी इसका आपका इतना ही होगा तकरीबन। ठीक है जी, तकरीबन 600 का इसका स्टॉप लॉस भी है, 600 650 का। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है, जाहिर है आप फौरन से नहीं सेल करते, आपने देखना ये होता है कि छोटे टाइम फ्रेम में ऊपर एफईजी छोड़ती है प्राइस, वो भी आपने पढ़ा नहीं है इसलिए मैं इसको इंक्लूड नहीं करना, वरना तरीका ये होता है कि प्राइस को टेस्ट पे आने दें। टेस्ट पे जिस तरह आज मैंने जो डिस्कॉर्ड पर ट्रेड शेयर की थी, वो बन गई थी ऊपर से ही, आपको मैंने शेयर की थी लाइव ट्रेडिंग में, कि मैंने वहीं से एक लेयर ले ली थी, एक लेयर यहाँ से ले लें, फिर प्राइस आती है नीचे अपने एफईजी में किसी लेवल पे आती है, एक लेयर यहाँ से ऐड कर लें, सेकंड लेयर यहाँ से ऐड कर लें, फिर आपको यहाँ से अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, ये भी अच्छा प्रॉफिट देगी, ये भी अच्छा प्रॉफिट देगी। लेकिन समटाइम्स चूंकि प्राइस टेस्ट पे नहीं आती, अब यहाँ इस केस में तो टेस्ट मिल गया तो आप एंटर हो सकते हैं। कभी टेस्ट नहीं मिलता, नेक्स्ट कैंडल ही आपको टारगेट दे देती है, तो एक ट्रेड आप यहाँ से ले लें, एक टेस्ट पे एफईजी ऑर्डर ब्लॉक के लिए छोड़ दें, एक वहां से ले लें, अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग सेटअप है तो।
अच्छा जी, तो ये है जी हमारी रेगुलर डाइवर्जेंस। 15 मिनट से नीचे इस पे काम देखें, काम तो 1 मिनट पे भी करेगी, मैं आपको 1 मिनट पे भी दिखा देता हूँ। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आपको क्या चीज़ पसंद है, किस टाइम फ्रेम पे आप कंफर्टेबल रहते हैं। मैं आपको चीज़ें दिखा सकता हूँ, बाकी मर्जी आपने अपनी करनी है अब। छोटे टाइम फ्रेम पे भी काम करती है, ये देखें। ये प्राइस, ये आज की एग्जांपल है मेरा ख्याल है शायद। क्या डेट आ रही है नीचे? हाँ जी, ये कम जुलाई आज की एग्जांपल्स है। हाँ जी, यहाँ पे आप देखें क्या हो रहा है। प्राइस ओवरबॉट हुई, ये ओवरबॉट होगी प्राइस। ठीक हो गया जी। ये इसने आखिरी लो भी ब्रेक कर दिया, यानी कि स्विंग बन गया आपका। ठीक है, स्विंग हाई बन गया ना आपका, रिट्रेसमेंट आ गई है। रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस ने फिर ऊपर जाना शुरू कर दिया। ये देखें जी। अब यहाँ पे अगर आप स्लोप लगाएंगे या ट्रेंड लाइन लगाएंगे, तो यहाँ पे आपकी ट्रेंड लाइन बन रही है अपवर्ड ऐसे। विक्स को काउंट करना है, विक्स को छोड़ना नहीं है आपने बीच में। ठीक है, ये अपवर्ड है। उसके अगेंस्ट अगर आप नीचे देखेंगे प्राइस को, तो प्राइस आपकी डाउनवर्ड है, ये चीज। डाइवर्जेंस बन गई, प्राइस ऊपर जाना क्यों कह रही है, लेकिन आरएसआई ने आपको बता दिया कि बस मजीद ऊपर प्राइस अब नहीं जाएगी। अब इसमें आपने सेल कैसे करना है, सेल का वही फार्मूला जो मैंने आपको डेली पे बताया है, जो 4 आवर पे, जो 1 आवर पे, वही फार्मूला है कि एक मोमेंटम कैंडल बने। अभी मैं इसमें वॉल्यूम ऐड नहीं कर रहा, सिर्फ आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, बाद में वॉल्यूम आ जाएगा तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ये प्राइस डाइवर्जेंस बनाने के बाद सेल डायरेक्शन में एक मोमेंटम कैंडल बनाए, जो कि आखिरी सेल की कैंडल को भी ब्रेक करे। एक कैंडल करे, दो करे, चार करे, वो मसला नहीं है, लेकिन जो ब्रेकआउट कर रही है कैंडल, वो मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। इससे पहले तीन चार कैंडल्स बन जाती, कोई मसला नहीं था, लेकिन ब्रेकआउट मोमेंटम कैंडल से होना चाहिए। इसी एक कैंडल ने आखिरी बाय की कैंडल को भी ब्रेक कर दिया डाउन साइड, और इसी एक कैंडल ने EMA 5 को भी ब्रेक कर दिया, तो यहीं से आपकी ट्रेड है, ऊपर आपका स्टॉप लॉस है 1:1, कहीं भी नहीं गया आपका। ठीक है, अगेंस्ट द ट्रेंड है फिर। अगेंस्ट ट्रेंड क्यों है? 1 मिनट तो बुलिश है सुबह से, ये देखें। तो अगेंस्ट ट्रेंड उसने आपको पुल बैक दे दिया। जब रिवर्सल आएगा तब भी ऐसा कुछ साइन बन जाएगा। ये पुल बैक की ट्रेड थी, देखें स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया है। तो आरएसआई ने आपको ऊपर ही बता दिया था कि पुल बैक आ रहा है। ठीक हो गया। इसमें एक चीज और है, अगर आप इस ये चीज नहीं यूज करना चाहते ना, आप ये चीज नहीं यूज करना चाहते EMA 5 वाली, तो आपको एक और कंडीशन बताता हूँ। वो कंडीशन ये है कि जब प्राइस पुल बैक ले, ट्रेड वाला पुल बैक, ये ट्रेड वाला पुल बैक नहीं है ये वाला। यहाँ तो आपने ट्रेड नहीं करे ना, तो एक लेग बनी है आपकी, दूसरी लेग बनेगी यहाँ पे। तो सेकंड लेग में जब स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, तो आप ये देख लें कि प्राइस ओवरबॉट कंडीशन से निकल चुकी हो, नीचे आ चुकी हो। अगर आपने ये नहीं देखना कि EMA 5 को ब्रेक करे, तो चलें EMA 5 बंद कर देते हैं। चलें EMA 5 बंद कर दी। अब क्या शर्त है? अब EMA 5 तो नहीं यहाँ पे नजर आ रही, अब शर्त यह है कि प्राइस ने अगर मोमेंटम कैंडल बनाई है, तो उस टाइम पे प्राइस ओवरबॉट कंडीशन में ना हो, ओवरबॉट कंडीशन से निकल चुकी हो नीचे, तो फिर भी आप सेल कर सकते हैं, ये बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ इसकी, जहाँ पे डाइवर्जेंस अच्छी बनी हो। अब देखें यहाँ पे नहीं बनी, प्राइस फिर भी उठ गई है, तो जब बगैर एविडेंस बनाए उठ रही है तो उठने दें। फिर कुछ नहीं हो सकता ना। अभी क्वेश्चन था कि अगर नहीं डाइवर्जेंस बनती तो फिर हम क्या करें, फिर कुछ भी ना करें, फिर छोड़ दें अगर आपके उस पर नहीं आ रही तो। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कहीं पर प्राइस ओवरबॉट हुई हो, अगर ओवरसोल्ड हुई हो, तो वहां पे सेल कैसे कर सकते हैं आप? सॉरी, ओवरसोल्ड में बाय कैसे कर सकते हैं, इस जगह पे शायद बनी हो डाइवर्जेंस। अच्छा, अब ये जो है ना, ये अच्छा सेटअप नहीं होता, इसको समझें आप जरा। ये देखें, आखिरी सेल की कैंडल ये थी, अब ब्रेक तो नहीं हुई प्राइस, आखिरी सेल की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, बल्कि वहीं पे प्राइस ने रेंज से की है और दोबारा आ गई है नीचे। लोग क्या गलती करते हैं, मैंने बड़े बड़े एक्सपर्ट ट्रेडर्स को देखा है कि ये गलती है। गलती ये है, आपको ना मैं एक चीज बताता हूँ। बैच 39 वाले खास तौर पे आपको ये फील आती होगी कि मैं हम ट्रेड्स मिस करते हैं ज्यादा। उसकी वजह ये होती है कि मेरा अपना खास तौर पे, जो मैं पब्लिक अकाउंट जो भी चला रहा हूँ ना, उसको मैंने इस महीने खत्म कर देना है। क्योंकि इस महीने वो, इसको 4 महीने पूरे हो जाएंगे 13 तारीख को, यानी 12-13 दिन बाद वो मैं खत्म करके मैं अपनी दूसरी ट्रेडिंग पे वापस आ जाऊंगा। उस पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इंतहाई सिलेक्टिव हूँ उस पर। उसकी वजह ये पब्लिक अकाउंट है, उसको हमने प्रूव भी करनी है चीज, कई चीज काम कर रही है। तो वो अब डबल हो जाएगा 4 माह में। चौथा महीना खत्म हो रहा है इसको 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को जब 4 महीने पूरे हो जाएंगे, तो वो 86% ग्रोथ में है इस टाइम। अगले 8-10 दिन में, 12 दिन में इंशाल्लाह मैं उसको एक एक करके 1% डेली के हिसाब से उसको मैं 100% पे ले जाऊंगा। तो उसमें क्या होगा कि 4 माह में आपने जो भी इन्वेस्ट किया था, मैंने इन्वेस्ट किया था $20,000। ठीक है, तो 4 माह के बाद वो ग्रो करके $40,000 हो चुके होंगे इंशाल्लाह। 10 दिन में हो जाएंगे, 8-10 दिन में 18,000 पे पहुंच गए होंगे। तो अब चक्कर ये, मैं चाहता हूँ कि आप भी इसी तरीके से ट्रेड करें। अब यहाँ पे सारी दुनिया ट्रेड कर लेगी, मुझे पता है, जो RSI पे ट्रेड करते हैं वो यहाँ पे ट्रेड करेंगे लाजमी। ठीक है, और चल भी गई है।
लेकिन उससे पहले प्राइस मुमकिन है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर जाए, क्योंकि ये वीक सेटअप है। मैं ऐसे सेटअप को छोड़ देता हूँ फिर जब मैं पर्सनल ट्रेडिंग में आता हूँ। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, ये प्राइस ओवरसोल्ड हुई। अब आखिरी जो बाय की कैंडल थी, मेरा रूल सख्त है, वो ये है कि प्राइस इसको ब्रेक करे तब ये लेग कंसिडर होगी। फिर प्राइस नीचे आए, फिर जो आखिरी आपकी सेल की कैंडल है, फिर इसका हाई ब्रेक हो, अब ये लेग कंसिडर होगी। दो लेग्स हो गई। अब आप देखें ये और ये डाइवर्जेंस बन रही है। अब वेट करें मोमेंटम कैंडल का, जैसी मोमेंटम कैंडल बनेगी तब आपने बाय करना है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो कोई रिट्रेसमेंट नहीं आई, ऊपर तो हाई तो ब्रेक हुआ ही नहीं, प्राइस और नीचे आ गई, तो वो यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं। ये तरीका गलत है मेरे नज़दीक। ठीक है, यहाँ पे वेव्स आपकी कंप्लीट ही नहीं हुई, दो लेग्स होनी चाहिए, यहाँ पे ये एक लेग है सारी, ये एक लेग है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी, मेरा आपको ये मशवरा है, ताकि एक्यूरेसी आपकी बहाल रहे। अभी तक देखें फेल सेटअप होते हैं, इसमें फेल्ड सेटअप्स निकलते हैं, कोई ना कोई नजर आ जाएगा अभी। ये देखिए यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये ने। लेकिन मेरे हिसाब से ये भी फेल्ड सेटअप नहीं है, क्योंकि सेटअप बना ही नहीं है। ये आखिरी बाय की कैंडल थी। देखिए ना, अब यहाँ पे लोग पता है कहते हैं कि जी डाइवर्जेंस फेल हो रही है, डाइवर्जेंस नहीं फेल होती, वो तरीका ही गलत है। वो क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह लगा लेंगे इसको, चलो जी सेल कर दो। ठीक है, सेल करने की बजाय यहाँ से सेल कर देंगे, या मोमेंटम कैंडल बन गई है, ये भी मोमेंटम कैंडल बन गई, यहाँ से सेल करेंगे, प्राइस स्टॉप लॉस हिट कर देगी ऊपर जाके। वजह क्या थी, वजह सिर्फ ये थी कि मार्किंग ही गलत है। आपकी ये लेग है ही नहीं, ये लेग तब बनती जब प्राइस ऊपर जाए, इसका लो ब्रेक करे, अब एक लेग बनी है, फिर ऊपर जाए, दूसरी लेग अब बनेगी। ये तो सारी एक वेव है जैसे आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि यह चीज आपको समझ आ रही होगी, नहीं समझ आएगी तो स्ट्रक्चर दोबारा देखें जाके। ये देखें, ये आखिरी बाय की कैंडल। अब लेग कब बनेगी, पुल बैक कब आएगा, रिट्रेसमेंट कब आएगी, जब प्राइस यहां से इसका लो ब्रेक कर देगी। तो मैं कहूंगा कि जी ये इम्पल्स वेव और ये रिट्रेसमेंट, फिर एक और इम्पल्स वेव लगेगी जैसे ये लगी है इस जगह पे, फिर प्राइस नीचे ड्रॉप देगी। अब मैं कहूंगा कि जी यहाँ पे ये अपसाइड है और ये डाउन साइड है। अब रिट्रेसमेंट, अब वो बनी है आपकी रेगुलर डाइवर्जेंस, बनी है बेरिश डाइवर्जेंस। ठीक है, अब यहाँ पे जैसी मोमेंटम कैंडल बनेगी, अब आप सेल करें, तो फिर आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लेग बनी नहीं है, ये पूरी एक वेव थी, जैसे यहाँ पे सेल की कैंडल बनी, वो कहते हैं जी डाइवर्जेंस बन गई, सेल कर दो, सेल करते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर सारा इल्जाम आता है इस पे, किसने काम नहीं किया, हालांकि तरीके गलत था। फिर आपने इसको देखना कैसे है, आपने देखना है, अब मैं पहले बता चुका हूँ कि टू कंसेक्यूटिव जो आपके होते हैं ना वेव्स, उसके दरमियान देखना होता है। अगर एक वेव आपने ये ले ली और दरमियान वाली को छोड़ दिया, दूसरी ये ले ली, फिर भी ये काम नहीं करेगी। टू कंसेक्यूटिव वेव्स जो है उनको आप देख लिया करें बस, अगर उस पर काम मिल रहा है आपको तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो छोड़ दें। और स्ट्रॉन्ग किस्म की आपकी होनी चाहिए डाइवर्जेंस, अगर डाइवर्जेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर वो आपका स्टॉप सेट कर सकती है। अच्छा, इसमें अब कोई क्वेश्चन आपका है तो, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है हल्का सा, डाइवर्जेंस ढूंढना आसान नहीं होता, तो आपका क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ रेगुलर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक रीकैप मैं आपको आखिर में दे देता हूँ। रीकैप क्या है इसका, कि ये ऊपर 70 है, नीचे 30 है, एक बेसिक रूल बताने लगा हूँ बस। ठीक है जी, नीचे है जी ओवरसोल्ड, ओ एस लिख देते हैं, ऊपर है ओवरबॉट, ओ बी लिख देते हैं। ऊपर ओवरबॉट है इसके 70 के ऊपर, नीचे ओवरसोल्ड है। अब आखिरी 3 मिनट ध्यान से देख लें, सिर्फ 2-3 मिनट में खत्म करने लगा हूं। आपने रेगुलर डाइवर्जेंस कब ढूंढनी है, जब प्राइस ओवरसोल्ड हो और डाइवर्जेंस बन जाए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, रेगुलर बुलिश। ठीक है जी, यहाँ पे आपको ये क्या देगी, पुल बैक देगी या आपको रिवर्सल देगी। समझ आ गई, रिवर्सल कम देती है, पुल बैक ज्यादा देती है। इसी तरीके से अगर प्राइस ऊपर निकल गई है, ओवरबॉट हो गई है, जहां पे आपको डाइवर्जेंस मिल रही है, यानी आपको प्राइस कह रही है कि ऊपर जा रही हूँ मैं, ठीक है, हायर हाई लगा के, और यहाँ पे आपको उसके अगेंस्ट हायर हाई नहीं मिलता, बल्कि आपका जो RSI है वो एक लोअर लो लगा देता है, ये लो ब्रेक करके एक और लो लगा देता है। और यहाँ पे आपको चार्ट पे एक स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल मिल जाती है, जो EMA 5 को क्रॉस कर लेती है और आखिरी बाय की कैंडल को भी क्रॉस कर देती है डाउन साइड। या अगर आप EMA 5 नहीं देखना चाहते, तो प्राइस इस जगह पे जब इसने मोमेंटम कैंडल बनाई थी नीचे, तो ऊपर से प्राइस ओवर बॉट के जोन से निकल के नीचे आ चुकी होती है। तो यहाँ से आप सेल की ट्रेड लेंगे, ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1:1 यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से आप बाय करेंगे, 1:1 यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, 15 मिनट की बात कर रहा हूँ। अगर स्ट्रॉन्ग लेवल है, जैसे कि देखिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा मैटर करता है। जैसे कि अभी आपको मैंने डेली पे कल भी दिखाया था, परसों की क्लास में बताया था, मैं हर रोज इसको बता रहा हूँ आपको, मुसलसल उस दिन से अपडेट कर रहा हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, थर्ड टच स्ट्रेटजी है, वन टच, सेकंड टच और ये थर्ड टच। यहाँ पे अगर 4 और पे आपको अच्छा साइन मिल रहा है तो ये डेली का लेवल है, यहाँ से अच्छा पुल बैक आना चाहिए, कल भी बताई थी ये बात। तो अब अगर आपको ऐसी जगह पे 15 मिनट की डाइवर्जेंस मिल रही है, देखें
अगर आपको इस जोन में आके 15 मिनट की डाइवर्जेंस मिल रही है, तो अब आपने 1:1 पे नहीं निकलना। उसकी वजह क्या है कि डेली का जोन है, डेली के जोन पे कंफर्मेशन आ रही है। तो डेली का जोन कम से कम भी 500-700 पिप तो देगा ना आपको। 4 आवर आपको 200 पिप्स दे जाता है कम से कम। तो डेली का जोन आपको उससे 3 टाइम्स यानी 4 to 500 या 600 पिप्स भी दे सकता है। तो इसमें फिर आपने मैनेज कर लिया ट्रेड को, लेकिन चलता रहना था। जैसे मैंने कल भी होल्डिंग दिखाई कि आज भी मैंने 200-250 पिप होल्ड करके रखी है ट्रेड इस जगह से। तो वो फिर आप जितनी होल्ड करेंगे वो आपकी आपकी मर्जी, आपका फायदा है। तो मुझे अब उम्मीद है कि आपको ये रेगुलर डाइवर्जेंस कम से कम समझ आ गई होगी। ये बनती कहाँ पे है, ओवरसोल्ड या ओवरबॉट। जो कल हमने पढ़नी है या परसों पढ़नी है हिडन डाइवर्जेंस, वो कहाँ बनेगी, दरमियान में, चार्ट के दरमियान में बनती है वो, ग्राफ इसके आरएसआई के दरमियान में। ये देखें, ये भी हिडन है, ये दरमियान में बन रही है। ये भी हिडन है, ये भी दरमियान में बन रही है। रेगुलर नीचे बन रही है। ठीक है, तो ये इनका फर्क होता है, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं या पॉज कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन आपका है तो लिख लें, मैं आपको चैट ऑन कर देता हूँ।